हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। क्लास 11th में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एक सबसे पहला चैप्टर जो हमने लोगों ने कवर किया वो है एरर और फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में भी बताया था। और फंडामेंटल क्वांटिटीज सेवेंथ ही मैंने आपको वो भी बताया, उनकी यूनिट्स भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मगर मैंने आपको जो डिराइव्ड क्वांटिटीज बताई थी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कई सारी थी। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो कई छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर के बनती है ना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लेता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कि स्पीड है। जैसे सपोज दैट है, जब हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो ये स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, मैं आपको वो भी बता चुका था, फिर से जान लीजिए। जो डिस्टेंस होती है वो क्या है? वो एक लेंथ है, वो एक पाथ की लेंथ है। और जो टाइम क्या है? टाइम तुम्हारा क्या है? टाइम तुम्हारा टाइम है। तो जो लेंथ है वो तुम्हारा क्या है? लेंथ तुम्हारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं आपको इसके बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी चीज टाइम क्या है? टाइम भी तुम्हारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस्तेमाल से बना है क्या? स्पीड। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरी चीज एक ये है, चलो डिराइव्ड क्वांटिटी तुम्हारी एक हो गई। दूसरी चीज जैसे तुम्हारा फोर्स है, फोर्स है। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है तुम्हारी न्यूटन, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन को हम लोग लिखते कैसे हैं? न्यूटन इसको हम लोग लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें तो ये तुम्हारा क्या है? ये मास के बारे में बताता है, ये तुम्हारा द्रव्यमान है, ठीक है। और ये क्या है? ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। ये लेंथ की यूनिट है। ऐसे ही तुम्हारा सेकेंड है, ये तुम्हारा टाइम की यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज के इस्तेमाल से तुम्हारा फोर्स बना है। इसीलिए ये तुम्हारी कैसी है? इसलिए ये तुम्हारी डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए ये तुम्हारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमारे पास में ये रीजन निकल करके आ जाता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि अब देखो फोर्स में तीन अलग अलग इसकी पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर के इसको डिराइव किया गया है। तो ये जो मास है, मास का जो पहला लेटर होता है, पहला लेटर, ठीक है, पहला लेटर उसको हम लोग लिख देते हैं एम, इस तरीके से। और यहाँ पर जो लेंथ है इसका जो पहला लेटर है वो हम लोग लिख देते हैं एल, ठीक है। और ऐसे ही जो टाइम है, टाइम का जो पहला लेटर लिख देते हैं वो लिख देते हैं टी। ये क्या है? ये सभी डायमेंशंस हैं किसकी? अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन। और जब इनको इनकी पावर्स के साथ लिखा जाता है तो जिस क्वांटिटी की यूनिट इससे मैच कर रही होती है ना, तो इनकी पावर्स के साथ जब लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में ये वाली फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली फंडामेंटल क्वांटिटी इतनी बार इस्तेमाल हुई है और इसका मल्टीप्लाई हुआ है, डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है? मतलब डायमेंशन है। और जब हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर तुम्हारा एम है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम, यहाँ पर लिखेंगे एम ब्रैकेट में इस तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर तुम्हारा मीटर है, मतलब ऊपर लिखेंगे एल, इस तरीके से तुम्हारा ये एल हो गया अपॉन नीचे टाइम का स्क्वायर है तो हम लोग टी स्क्वायर लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसको बाद में कंप्लीटली एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो लिखेंगे एम एल, ठीक है ना, और लिखेंगे अपॉन, हाँ, एम एल अपॉन टी स्क्वायर, हाँ, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे?
तो इस तरीके से लिख सकते हैं MLT-2। ये जो बन के रेडी होता है MLT-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो हम लोग बोलेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस 3 डायमेंशंस हैं, मास है, लेंथ है और टाइम है। और उन डायमेंशंस को किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया गया है, फोर्स किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, MLT-2। क्लियर हो ये चीज? तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, आई होप सो आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना? हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, चलिए, ये चीज ये हो गया तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं आगे की ओर। कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग जरा उन क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं जो फंडामेंटल है। ठीक है, जैसे तुम्हारी लेंथ है, लेंथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंबाई। ठीक है ना? तो लंबाई जो है कि इसकी जो डायमेंशन है वो ब्रैकेट में हम लोग L लिख देते हैं। ठीक है, मास, मास को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। और इसको हम लोग किस में लिख देते हैं? कैपिटल M लिख देते हैं। टाइम मतलब हिंदी में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? समय। ठीक है ना? हाँ, तो इसको समय लिख देते हैं और ये T से लिख देते हैं। तापमान, हमारा तापमान है। ठीक है, ये तुम्हारा तापमान है, थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा। तो ये है ए, ये है ए। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये इनकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, मगर जब किसी क्वांटिटी में इन डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है और उनको जब कंबाइंड वे में लिखा जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो ये है तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, इसमें मास की पावर भी हो सकती है, एल की भी कुछ पावर, टी सी और साथ में थीटा और ए की भी पावर इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स की जो डायमेंशन है वो तुम्हारी क्या है, फोर्स की जो डायमेंशन है वो तुम्हारी क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है? MLT-2। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला इज MLT-2। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो ये इसके एग्जाम्पल के रूप में हो गया। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए, ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल के रूप। क्लियर? अब चलते हैं आगे की दिशा। चलिए, देखिएगा, कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स हम लोग लिख, मतलब उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। उनके डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का एक तरीका है और वो सिंपल सा तरीका ये है कि हम लोग उनकी यूनिट का स्क्वायर, यूनिट से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया जो होता है, एरिया क्षेत्रफल, वो होता है तुम्हारा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, हाँ, लेंथ इंटू, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि लेंथ की अगर यूनिट मीटर में लोगे और विड्थ की यूनिट मीटर में लोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ जो होती है, क्योंकि विड्थ भी एक क्या है, लेंथ है, इसीलिए हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे एल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0, एल स्क्वायर और ये तुम्हारा टी की पावर 0। ये इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। और जो तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ। ठीक है, हाँ, लेंथ इंटू विड्थ, ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके, ये इस तरीके से लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, हाँ, इंटू हाइट। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट तुम्हारी हो जाती है मीटर क्यूब।
यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब, ठीक। और मीटर क्यूब की जो इसे जो डायमेंशन होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं, एल क्यूब लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, m की पावर 0 और l की पावर 3 और t की पावर 0, ये इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो तुम्हारी क्या होती है, इसकी यूनिट की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी किलोग्राम प्रति पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग इसकी डायमेंशन लिखें, यूनिट लिखें, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किलोग्राम मतलब मास, मास तुम्हारा ऊपर आ जाएगा m की पावर 1 और नीचे से l क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा l की पावर -3 और ये हो जाएगा t की पावर 0। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। वेलोसिटी की जगह अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी जो होगी वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फॉर्मूला होता है इसका। और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है तुम्हारी मीटर, ठीक है ना। मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये जो इसकी यूनिट निकल करके आएगी वो आएगी तुम्हारी LT-1, ठीक है। हाँ, L की पावर 1 और T की पावर -1 और तुम्हारा M की पावर 0। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पहले M लिखें या बीच में लिखें या लास्ट में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो होता है, तुम्हारा फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो मीटर है ना, मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब सेकेंड है, तो यहाँ से एल अपॉन टी स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं m की पावर 0, ठीक है, l की पावर 1 और t की पावर -2, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है MLT-2, ठीक है। आगे की तरफ आते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है जरा देखिएगा, फोर्स इक्वल टू होता है तुम्हारा m इंटू ए, ठीक है। कहने का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये तुम्हारा होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, किलोग्राम, हाँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें, इसका जो डायमेंशन लिखेंगे ml/t², ठीक है। यहाँ से इसका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा m की पावर 1 l की पावर 2 अपॉन t², ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है MLT-2, ठीक है ना। हाँ, MLT-ml², सॉरी MLT-2, एल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एल होगा सिंपली, ठीक है। हाँ, तो MLT-2 हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में वर्क हो गया, वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जरा वो देख लीजिएगा। वर्क इज इक्वल टू होता है तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, ठीक है। F इंटू डी का मतलब हो गया तुम्हारा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। हाँ, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर, न्यूटन का मतलब फोर्स, मीटर का मतलब लेंथ, ये तुम्हारा हो गया जा करके न्यूटन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें साथ में मीटर का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, तो इसका ये मतलब हो जाएगा, जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी इस तरीके से आपकी, हम लोग लिखेंगे ML² अपॉन T², यहाँ पर लिखेंगे m की पावर 1 इंटू L² अपॉन T², ठीक है। और इसको अगर हम लोग ऊपर बना लें, ऊपर बुला लेते हैं T² को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा m की पावर 1 L² और ये t की पावर -2, ठीक है।
तरीके से तुम्हारा ml² t-2 ये वर्क की डायमेंशन हो गई। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तुम्हारा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मास की यूनिट होती है और मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा ऐसे हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि m इंटू एल और ये t-1 तरीके से इसकी ये डायमेंशन हो गई। अब हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है तुम्हारा फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, हाँ, फोर्स इंटू टाइम, तो ये तुम्हारा हो जाता है। अब यहाँ से फोर्स की यूनिट क्या है देखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये तुम्हारा हो जाता है किलोग्राम, हाँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो जाता है इम्पल्स की, ठीक है, इम्पल्स की यूनिट। तो यहाँ से लिखेंगे ml/t-1, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे ml/t-1। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई हमें, इम्पल्स और मोमेंटम, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों की यूनिट बिल्कुल, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, पावर, जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से वर्क की यूनिट तुम्हारी क्या होती है, जूल या न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, वर्क की होती है न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी, वर्क की होती है न्यूटन इंटू मीटर, ये लिखा है। और ये हो गया टाइम तुम्हारा, ये हो जाएगा इस तरीके से। वर्क की डायमेंशन लिख लो और तुम्हारा, और साथ में टाइम टाइम की लिख लो। तो वर्क की यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो न्यूटन का मतलब हो गया तुम्हारा एम एल, ये न्यूटन मीटर का मतलब हो गया ml² t-2। ठीक है, ml² t-2, और ये तुम्हारा अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, तो बस फिर क्या बचा, ml² t-3, ml² t-3। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी डायमेंशंस निकल के आती हैं। अब आपका काम है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जी हैं, दोनों को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी एनर्जी हो और वर्क हो, इन दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इनकी जो डायमेंशन होगी वो वर्क की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है ना, हाँ, तो वर्क की डायमेंशन के बराबर होगी, और जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा ml² t-2। ठीक है, हाँ, ml² t-2, ये इसका भी आंसर हो जाएगा, यही इसका भी आंसर हो जाएगा। प्रेशर की बात रह गई तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स तुम्हारा क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब ml/t-2 है। अब हम जब एरिया की बात करेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर एरिया से, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है तो वो हो जाती है तुम्हारी ml-1 t-2। ये हो जाता है तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू F अपॉन ए, ये इस तरीके से निकलता है। तो ml-1 t-2। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, F इक्वल टू kx फॉर्मूला होता है इसका। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो k होता है वही होता है फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर जरा अगर हम लोग निकालते हैं तो k बराबर तुम्हारा होता है, k बराबर होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन x। ठीक, ये होता है तुम्हारा, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन x। तो फोर्स x तुम्हारा होता है लेंथ, ठीक है, x होता है लेंथ, और F तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फोर्स। देखो, किसी स्प्रिंग को जब हम लोग खींचते हैं तो कुछ फोर्स लगा करके लेंथ बढ़ाते हैं, तो लगाया हुआ फोर्स और बढ़ी हुई लेंथ ये वही चीज होती है। इसीलिए जो इसकी यूनिट निकलेगी वो निकलेगी न्यूटन पर मीटर। जो यूनिट निकलेगी वो निकलेगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, हाँ, न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखिएगा,
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो न्यूटन मतलब mlt-2, ठीक है, mlt-2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे mlt-2। अच्छा, दूसरी चीज ये तुम्हारा फोर्स हो गया, ठीक है, और साथ में नीचे तुम्हारा हो गया एल। तो यहाँ से जो इसकी डायमेंशन निकल के आती है वो आती है तुम्हारी mt-2, mt-2, ठीक है। तो mt-2 ये आ गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज ऐसे करके। अब स्ट्रेस, स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो स्ट्रेस होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका भी जो यूनिट होती है वो तुम्हारी प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है, ठीक है ना। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ प्रेशर, इसकी जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी प्रेशर की डायमेंशन के बिल्कुल सिमिलर निकलेगी, और इसका जो आंसर आएगा वो भी तुम्हारा वही हो जाएगा ml-1, ml-1 t-2, इस तरीके से। उसके बाद में स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है जैसे अगर हमने किसी स्प्रिंग को खींचा तो जो बढ़ी हुई लेंथ होती है और अपॉन टोटल लेंथ, ये होता है इसका फॉर्मूला। स्ट्रेन का मतलब होता है बढ़ी हुई लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो यहाँ पर बढ़ी हुई लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, इसका मतलब हो गया यूनिट लेस, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन लेस, ठीक है। हाँ, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, जब डायमेंशन लेस होता है तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है m⁻0, l⁻0, t⁻0, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं वो तुम्हारी डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हारा एंगल, जैसे कोई नंबर हो गया, है ना, ये तुम्हारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। हाँ, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जैसे तुम्हारा y है, ठीक है, y। तो y बराबर हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, नीचे वाले की कोई डायमेंशन नहीं होती, ऊपर वाले की होती है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो मतलब यूनिट बनेगी तो वो तुम्हारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बनेगी। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी ml-1 t-2, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। सरफेस टेंशन तुम्हारा क्या होता है सरफेस टेंशन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, इसको सॉरी न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ, मैं आपको ये फॉर्मूले जो है ना वो अभी आपको भले ही नहीं पता हूँ, बट जैसे जैसे आप चैप्टर्स आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ सरफेस टेंशन की जो मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसकी यूनिट तुम्हारी बन जाती है ये, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। मैं इसको यहाँ पर इसके पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। हाँ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो तुम्हारी क्या बनेगी, इसकी जो यूनिट बनेगी वो तुम्हारी बनेगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हाँ, न्यूटन पर मीटर, ये तुम्हारी इसकी ये बनेगा। तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का मतलब है mlt-2 और मीटर तुम्हारा नीचे एल हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा mlt-2, mlt-2 अपॉन एल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जाकर के mt-2। तो mt-2 किसी और की भी डायमेंशन आई थी, अभी हम लोगों ने निकाला था mt-2, पीछे अगर आप देखोगे तो mt-2 तुम्हारी नहीं, यहाँ नहीं आई थी, कहीं और आई थी, है ना, mt-2। तो mt-2 तो हाँ देखो ये निकल के आई थी फोर्स कांस्टेंट की। तो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का और साथ में सरफेस टेंशन, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो तुम्हारी सेम है, इन दोनों की डायमेंशन जो है ना वो तुम्हारी सेम है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हैं, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हर ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। नीट में भी क्वेश्चन आता है, जेडबलई में भी आता है ना, तो पहचानने के लिए आता है, तो आपको पहचानना पड़ता है। उसके बाद में सरफेस एनर्जी भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं हम लोग। सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी अपॉन
सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसके निकालते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे गहराई में जब हम जाते हैं, जब किसी लिक्विड की गहराई में जाते हैं तो गहराई के साथ साथ उसकी वेलोसिटी लिक्विड की चेंज होती है। तो गहराई का स्पीड के साथ जो रिलेशन आता है निकल करके वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो ये मैं लिख देता हूं एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है, एनर्जी अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट आप लोग लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इसकी यूनिट। इसकी डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी में चेंज कितना है पर मीटर गहराई जाने पर। डेल्टा एक्स का मतलब गहराई जाने पर, डेल्टा वी का मतलब वेलोसिटी में चेंज। तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो आती है तुम्हारी मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/मीटर, इंटू 1/मीटर, ये तुम्हारा हो जाता है, ठीक। तो इसकी जो यूनिट बन के आती है वो आ जाती है तुम्हारी पर सेकेंड, 1/सेकेंड। 1/सेकेंड का मतलब हो गया तुम्हारा t-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है, ठीक, t-1। t-1 किसी और चीज की भी होती है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। मगर मैं आप लोगों को बता दूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। हर एक लिक्विड का गाढ़ापन अलग अलग होता है, कोई ज्यादा गाढ़ा होता है, कोई कम होता है। तो यही हर लिक्विड के लिए एक फिक्स उसकी गाढ़ेपन की एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसे कांस्टेंट हम लोग कहते हैं उसका गाढ़ेपन का। उसी को गाढ़ेपन को बोलते हैं विस्कोसिटी, मतलब स्यानता। तो स्यानता गुणांक को रो से डिनोट करते हैं। और जब कभी भी किसी भी बॉडी को अगर किसी गाढ़े लिक्विड में डालोगे तो गाढ़े लिक्विड में डालने पर उसमें एक ड्रैग लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। जैसे जैसे कोई तुम ऊपर से कोई भी बॉडी जब आती है, जैसे अभी सुनीता विलियम्स जब अपने अंतरिक्ष यान से वापस आ रही थी जमीन पर, तो हवा में एयर ड्रैग लगा था, उनका जो अंतरिक्ष यान था, फ्रिक्शन इतना ज्यादा लगता है कि बाहर आग तक पकड़ लेता है ना। तो वो जो ड्रैग होता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, और मतलब जो हवा की विस्कोसिटी हो गई वो एक तरीके से। मगर विस्कोसिटी जो वर्ड होता है वो हम लोग जनरली लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है किसी बॉडी पर, है ना, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो उसका एक कांस्टेंट होता है। और जब कभी भी कोई भी लिक्विड में कोई बॉल अगर डाल दोगे, कोई बॉडी डाल दोगे, जब वो नीचे की तरफ जाएगी लिक्विड में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी क्या होती है? F = 6 पाई ईटा R इंटू वी। यहाँ पर V क्या होता है? ये वो बॉडी जो लिक्विड के अंदर जा रही है उस वेलोसिटी, R क्या है उस बॉडी की रेडियस, और रो क्या है? कोफिशिएंट, 6 पाई तुम्हारा कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ पर F क्या है? फोर्स है। यहाँ से रो की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, इजीली निकल आएगी। अगर अभी नहीं निकालोगे तो हम आपको बाद में ये चीज निकाल के दिखाएंगे, मतलब जब इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है। ऐसी ही ये कुछ क्वांटिटीज हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशंस आप लोग निकाल के देखिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ना, इसे कैपिटल G कहते हैं। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F = G × m1m2/r², ठीक है। ये वही फॉर्मूले से तुम्हारा G निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये तुम्हारा होता है वर्क डन अपॉन मास, ठीक है। ये वो तुम्हारा होता है वर्क डन अपॉन मास का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मास। यहाँ से वर्क आप निकाल सकते हो, वर्क के डायमेंशन, मास के डायमेंशन, और तुम्हारा आंसर खटाक से निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये एक्चुअली में स्मॉल g होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मतलब तुम्हारा इस तरीके स्मॉल g। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी इसी को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है तुम्हारा f, और f बराबर होता है तुम्हारा 1/टाइम पीरियड। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है तुम्हारी t-1। तो यहाँ से t-1 देख लो और ये t-1 देख लो, दोनों की डायमेंशन तुम्हारी सेम आती है निकल करके। वेलोसिटी ग्रेडियंट और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, इनकी डायमेंशन तुम्हारी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इनके भी डायमेंशन आपस में रिलेशन पूछा जा सकता है। रेडियस ऑफ जायरेशन भी रेडियस होती है एक तरीके से। तो ये सब चीजें टर्म जो है ना, ये तुम्हें टाइम टू टाइम तुम्हें आगे सीखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग
कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आई। और इसका जो एक सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है तुम्हारी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन बनती है तुम्हारी वो बनती है, किलोग्राम की होती है मास m और लेंथ का स्क्वायर ml स्क्वायर, और ये तुम्हारा t की पावर 0, ये हो गया। एंगल जो होता है, एंगल, एंगल मतलब थीटा, थीटा मतलब होता है तुम्हारा आर्क अपॉन रेडियस, मतलब जो ये चाप होता है किसी सर्किल का चाप बटे त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इसकी जो मतलब देखा जाए तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर होता है इसकी यूनिट, मतलब डिग्री में आती है, मीटर अपॉन मीटर। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये डायमेंशन लेस हो जाती है, ये तुम्हारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो ये हम लोग लिखते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसीलिए जो तुम्हारा एंगल होता है वो तुम्हारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी अपनी कोई भी खुद की डायमेंशन नहीं होती है। दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा बराबर तुम्हारा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन में जब हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रहा होता है तो वो कितना एंगल सेंटर पे मतलब स्वाइप करता है पर यूनिट टाइम पे, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, हाँ, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर जब इसकी यूनिट तो ये हो गई, एंगल तुम्हारा जो होता है डायमेंशन लेस होता है, तो तुम्हारा जो इसकी डायमेंशन बनेगी तो वो बनेगी क्या, तो तुम्हारा वो बनेगा जाकर के 1/1 टाइम। तो ये तुम्हारा हो जाता है t-1, ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा हो गया t-1। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। ऐसे ही तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी तो वो तुम्हारी बनेगी क्या, 1/t², ठीक है ना, 1/t²। तो ये तुम्हारा हो जाएगा t-2, ठीक है। तो t-2 ये हो जाता है इस तरीके से। एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, या J बराबर I इंटू ओमेगा भी होता है, ठीक है। इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं J, ठीक है। और ये बराबर होता है I इंटू ओमेगा। तो I का मतलब हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है तुम्हारा I का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा का मतलब हो जाता है पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये हो जाता है तुम्हारा यूनिट। तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो तुम्हारी क्या बनेगी, ml² अपॉन t। तो ये तुम्हारा हो जाता है ml² अपॉन टी का मतलब t-1। तो ये हो जाती है इसकी डायमेंशन, ठीक है। ऐसे ही इन सभी के डायमेंशंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी बस फार्मूले पता होने चाहिए, सारे के सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग लिखते हैं जनरली एस से, ठीक है। एस बराबर तुम्हारा होता है Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या होता है, ये टेम्परेचर में चेंज होता है। Q का मतलब होता है तुम्हारा हीट, ठीक है। तो Q इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी जूल, जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाँ, किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसकी यूनिट निकल करके आएगी, जूल का मतलब हो गया तुम्हारा वर्क या हीट। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है तुम्हारी ml² t-2, ठीक है, ml² t-2 अपॉन किलोग्राम का मतलब हो गया तुम्हारा m, ठीक है, हाँ, m हो गया, और इंटू, और ये डिग्री सेल्सियस मतलब तुम्हारा थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो तुम्हारा m से m तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा l² t-2 और ये θ-1, ये तुम्हारा डायमेंशन हो जाता है इसका। ऐसे ही हम लोग लेटेंट हीट की निकाल सकते हैं। लेटेंट हीट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, L, और ये बराबर होता है Q अपॉन M, ठीक है, मतलब हीट अपॉन मास। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी।
अब यहाँ से जूल पर केजी, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, हाँ यहाँ से हम लोग लिखेंगे ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन केजी, केजी का मतलब m, तो यहाँ से ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके ये एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो जाता है। इस तरीके से हम लोग सभी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। गैस कांस्टेंट को आर से डिनोट करते हैं, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी ये गैस इक्वेशन से निकालते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच, ठीक है ना, इसको हम लोग निकालते हैं फोटोन की एनर्जी से, एच ई बराबर एच इंटू एफ, जहां से ई होती है एनर्जी, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू बराबर लिखा जाता है करंट इनटू टाइम, ठीक है ना, करंट इनटू टाइम, इस तरीके से इसका आंसर 80 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और इसको ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है तुम्हारा वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की डायमेंशन पता है, चार्ज की भी पता है। कैपेसिटेंस इसको C से लिखते हैं, C बराबर, ये बराबर होता है Q अपॉन B, ठीक है, C बराबर होता है Q अपॉन B, Q बोले तो चार्ज, B बोले तो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं E, और ये तुम्हारा होता है फोर्स अपॉन वो F अपॉन चार्ज मतलब Q, ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशन आपको पता है, चार्ज के डायमेंशन पता है, सभी की डायमेंशन निकल आएगी, ठीक है। इनके डायमेंशंस आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं जरा इनके कुछ यूजेस क्या होते हैं, डायमेंशंस के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो कैसे करते हैं। देखो, जैसे कई बार डायमेंशंस वाले फार्मूले से, मतलब डायमेंशंस वाले मेथड से हम लोग किसी गिवन क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। कैसे, समझिएगा। वेलोसिटी कह रहा है तुमसे, एक फार्मूला कह रहा है, दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स, ये दे रखा है, v इक्वल टू, ये फॉर्मूला दे रखा है, v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन एक्स दे रखा है। आपसे कह रहा है कि p मतलब प्रेशर, ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, और p फॉर क्या है, प्रेशर, ये p है तुम्हारा प्रेशर, ठीक। तो इसका ये मतलब हो गया, जो v की डायमेंशन है वो तुम्हारी क्या है, v की डायमेंशन है तुम्हारी LT माइनस 1, ठीक है ना। तो हम लोग, और प्रेशर जो होता है, प्रेशर p की डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर वो होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन तुम्हारी क्या होती है, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L स्क्वायर, तो यहाँ से ये चीज, ठीक है, यहाँ से ये तुम्हारा डायमेंशन इसकी बन जाएगी क्या, ML माइनस वन, ML माइनस वन, T माइनस टू, ठीक, इस तरीके से ये बन गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करा लो, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करा लेते हैं तो तुम्हारा ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर p अपॉन एक्स, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा p अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब प्रेशर के डायमेंशन लिख लो, और अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो डायमेंशन का, तो प्रेशर की डायमेंशन है तुम्हारी, हाँ ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशन निकलेगी वो निकलेगी तुम्हारी इस तरीके से, ML माइनस वन, T माइनस टू, T माइनस टू, ये ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, हाँ अपॉन में वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT माइनस टू, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस टू, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये चीज ऊपर ले जाइए। अब इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ML, हाँ अब ध्यान से देखिए, m तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, l की पावर माइनस वन है, ऊपर से जाएगा तो माइनस टू, और माइनस वन हो जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, l की पावर माइनस टू, और माइनस टू है कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा ML माइनस थ्री, ठीक है। ML माइनस थ्री तुम्हारा किसका डायमेंशन होता है, ये तुम्हारा डायमेंशन होता है डेंसिटी का, ठीक है ना, डेंसिटी का। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह पर डेंसिटी टर्म आएगा।
इसका मतलब जो V बराबर होगा वो होगा तुम्हारा अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। हाँ, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हुई चीज? इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं पहचानने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। और आगे और भी कई क्वेश्चंस हैं, आगे और भी कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपको दिया गया है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और सॉरी, उसका वेव का फॉर्मूला है, वेव प्रोपगेशन का। तो y बराबर तुम्हारा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो हमेशा एंगल होता है, ठीक है। वो क्या होता है? हमेशा एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और इसके अंदर जो है वो तुम्हारा क्या लिखा है? ये तुम्हारा एक एंगल होगा। और अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अच्छा, तो साइन तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। तो जब भी कभी भी ऐसा कुछ अगर आएगा तो समझ जाना कि अंदर जो है ना, अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा और के की। तो यहां से आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ओमेगा है वो हम लोग क्या होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या जानते हैं कि जो ओमेगा है वो तुम्हारा क्या है? ओमेगा जो होता है, ओमेगा तुम्हारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी, अरे, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, रेडियन पर सेकेंड, ठीक, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज, रेडियन पर सेकेंड, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? 1/T, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, इसकी डायमेंशन ये हो गई। दूसरी चीज, जो टी है वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा टाइम है, ठीक है। टी तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा टाइम है, टाइम। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? सिर्फ टी होती है, ठीक। ये हो गया। तो यहां से ये चीज, अब देखो, हम अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि ओमेगा की डायमेंशन क्या है। मान लो कि हमें नहीं पता था, ठीक है, मान लो ये चीज हमें नहीं पता थी, तो यही चीज हमसे पूछी जा रही थी। मगर चूंकि हमें पता थी, हमने लिख दी। मगर हमें इस क्वेश्चन में क्या था कि ये चीज पूछी जा रही थी, ये हमारा टारगेट था। तो अब जब ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पूरी डायमेंशन लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इंडिविजुअली जो दो 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 क्वांटिटीज का जो सम है, सॉरी डिफरेंस है, वो जब डायमेंशन लेस है तो दो क्वांटिटीज भी तुम्हारी इंडिविजुअल डायमेंशन लेस होंगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका ये मतलब हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, इनकी जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी क्या होगी? ये तुम्हारी डायमेंशन लेस होगी। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो जाएगा? m की पावर 0 डायमेंशन लेस, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी की जो डायमेंशन होगी वो इंडिविजुअली ओमेगा की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, और यहाँ से ओमेगा की जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? वो तुम्हारी हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन, ठीक है, टाइम की डायमेंशन। तो टाइम की डायमेंशन तुम्हारी ये हो जाएगी, और जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा t-1, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग के एक्स का भी निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग के एक्स का भी निकालेंगे। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऐसे हम लोग के एक्स का भी कैलकुलेट करेंगे, जरा देखिएगा। तो के एक्स की हम लोग अगर डायमेंशन निकालेंगे, हाँ, तो के एक्स की डायमेंशन, ठीक है, तो के इंटू एक्स की डायमेंशन, ठीक,
ये भी तुम्हारी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज के एक्स की जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, के की डायमेंशन इंटू एक्स की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसकी जो डायमेंशन है वो है तुम्हारी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायमेंशनलेस क्वांटिटी को ऐसे ही लिखेंगे। k की डायमेंशन हमें पता करनी है, ठीक है। x जो है वो तुम्हारा मीटर है, मीटर मीटर है, इसका मतलब ये m हो गया। तो k का मतलब क्या हो गया, अच्छा मीटर हो गया तो इसका मतलब l हो गया, m नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया l, ठीक है। तो k की जो डायमेंशन हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 अपॉन l, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे k की डायमेंशन दिस विल बी इक्वल टू l की पावर -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो दो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन जो अगर वो मतलब वो डायमेंशन लेस ही होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक क्वांटिटी है, ठीक है ना, हाँ एक क्वांटिटी है, पहली चीज क्वांटिटी 1 प्लस माइनस क्वांटिटी 2, अगर कभी भी ऐसा लिखा है, ठीक है ना, हाँ अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप एक चीज समझिएगा, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों की जो डायमेंशन होगी वो तुम्हारी सेम होगी। अगर कभी भी दो क्वांटिटीज की डायमेंशन अलग अलग नहीं हो सकती अगर दोनों प्लस माइनस में लिखी हुई हैं तो, क्योंकि रुपया में रुपया ही जुड़ता है, मीटर में मीटर ही जुड़ता है, मीटर में किलोग्राम नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी नंबर 1 की जो डायमेंशन होगी, ठीक है, वो उसकी डायमेंशन क्वांटिटी नंबर 2 के बराबर होगी, ठीक है ना। क्वांटिटी 2 के डायमेंशन के बराबर ही होगी, ये ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा एक रूल हो गया है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजें सीखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आकर के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, पूरी फिजिक्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।